जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पे जो एग्जाम यूपी पुलिस का चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। इसी के आधार पे ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है। उसे ओशांक कहा जाता है। ओशांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ओशांक कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ओशांक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। इसमें बताना है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापा जाता है। ये दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ये किया गया था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल लाल डलहौजी था, जो कि ये 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के मध्य इसको चलवाया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सारनाथ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार बताना था। तो समाज के विभाजन का आधार क्या माना जाता था। तो पेशा माना जाता था। पेशा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पेशा माना जाता था। पेशा को ही कर्म के आधार पर भी कहा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में समाज का विभाजन पेशा या कर्म के आधार पर किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कहा जाता था। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कहा जाता है। तो ये शुष्क हिम कहा जाता है। शुष्क हिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शुष्क हिम कहा जाता है। इसी को ड्राई आइस भी कहते हैं। शुष्क हिम को ड्राई आइस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, कि अल्फा कण अवशोषित होते हैं। तो अल्फा कण अवशोषित होते हैं तो किससे अवशोषित होता है। तो ये धनात्मक से। धनात्मक से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, धनात्मक से अल्फा कण अवशोषित होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, कि जल जल जो कि प्रदूषक को रोकथाम और नियंत्रण करता है, तो जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो बताना है कि जल अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया था। ये किया गया था 1974 को। 1974 को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1974 को जल अधिनियम लागू किया गया था। फिर इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में 23 तारीख को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार को बताना है कौन थे। तो दसवंत दसवंत थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, दसवंत। ये जो कि अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे, दसवंत थे। और एक
बसावन थे। दसवन और बसावन ये दो लोग जो कि अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। एक का नाम बसावन था और इसमें दिया गया है दसवन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजन करने का आदेश कब दिया गया था? ये दिया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। बंगाल विभाजन ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन ने दो भागों में विभाजन करने की इसको घोषणा किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जीएस का क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बीडी सावरकर द्वारा 1904 में गठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो जो बीडी सावरकर के द्वारा संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय ये किसके नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अभिनव भारत के नाम से। अभिनव भारत के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अभिनव भारत के नाम से, जो कि ये 1904 में संगठित क्रांतिकारी अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ये जनवरी को मनाया जाता है। 14 से लेकर के 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, जो कि ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? तो लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? तो ये सहोपकारिता, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सहोपकारिता इसे कहा जाता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। लाइकेन ये जो कि नीले हरे शैवाल और कवक के तंतु के बीच में एक मिश्रित सहजीवी संबंध बनाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होते हैं? तो सूक्ष्म जीव के कारण कौन से प्लेग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, जीवाणु। जीवाणु ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पे स्थित है बताना है इसको। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण जो कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ पे है दिलवाड़ा मंदिर? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। 1992 ईस्वी में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें पहला है। जूट के उत्पादन में भारत का स्थान इसमें पहला है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। जबकि भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और ये पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट उत्पादन का 50% उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, जो कि विश्व में जूट उत्पादन के लिए भारत का स्थान पहला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में
गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। तो कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? ये माना जाता है आलू से। आलू से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आलू से माना जाता है। हम कुछ कृषि क्रांति और फसल के बारे में बताते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का उत्पादन झींगा मछली उत्पादन से है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसको बताना है। ये कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य माना जाता था शहरी विकास के लिए? ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से लेकर के 2012 तक चलाया गया था। इसमें क्या था? तो इसमें शहरीकरण करना शहर को इसकी मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या है? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया का। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह कंगारू एक स्तनधारी पशु है, केवल ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम के तिब्बत चीन के तिब्बत स्वायत्त से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? तो ये नाथुला दर्रा है, नाथुला। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, नाथुला दर्रा, जो कि ये सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। एक दर्रा और है जेलेब दर्रा। जेलेब दर्रा ये जो कि भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है इसी दर्रे से, जेलेब दर्रा से। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो कि ये डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा, नर्मदा नदी जो कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी ये जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात बताना है किस नदी पे स्थित है। तो जोग प्रपात ये शरावती नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, शरावती नदी पे जोग प्रपात स्थित है। ये जोग प्रपात है कहाँ? तो ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए
पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 23 तारीख को भी पुरस्कार से पूछा गया था और 24 तारीख को भी। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि ये पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स ये किस देश की राजधानी है? तो ये है अर्जेंटीना की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अर्जेंटीना। 23 तारीख को भी और 24 तारीख को दोनों में राजधानी और देश के बारे में और देश की राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण राजधानी हम लोग देखते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आप लोग जान गए होंगे, ब्यूनस आयर्स है। फिर उसके बाद बेलीविया की राजधानी क्या है? तो बेलीविया की राजधानी लपाजा है। बेलीविया की राजधानी क्या है? तो लपाजा है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकास है। और ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया है। ये जो कि महत्वपूर्ण देश थे और उसकी राजधानी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? ये दिया गया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इनको 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ये किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1937 में। 1937 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के द्वारा ये किया गया था भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 66 ये जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। पहला है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक निरौद्धिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि बिना रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता। और पांचवा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। और पांचवा है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? इसमें कौन सा स्मारक है? इसमें ताजमहल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा।
ताजमहल, ये जो कि 1983 ईस्वी में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना है? ये है बनारस। बनारस ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बनारस। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरकी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरकी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन सा शायर प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रघुपति सहाय। ये जो कि गोरखपुर की शायरी के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो कौन से स्थान पे कुंभ मेला नहीं लगाया जाता है? ये वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, ये 3 स्थान पे कुंभ मेला लगते हैं, जबकि ये वाराणसी में नहीं लगता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल हो गया, दूसरा कौन सा रंग है? तो दूसरा इसमें नीला होगा। नीला होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अच्छा, इसको 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के ध्वज को प्रदान किया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होगा और इसके मध्य का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? ऊपर लाल होगा और नीचे नीला होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, इसको बताना है। तो नेपाल के साथ महाराजगंज, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों और 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बताना है, इसमें कौन सा है? तो ये सिंगापुर, ये जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, दुनिया का ये सबसे महंगा शहर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है ये? तो ये क्या है? ये जो कि दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा था, तो ये क्या है? तो यह एक नया खोजा गया सौरमंडल है। नया खोजा गया एक सौरमंडल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल को लॉन्च किया है? ये कौन सी देश है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। ये ग्रीन क्रेडिट पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं दोस्तों। पहला प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये किए थे अल्फ्रेड नोबेल
ये डायनामाइट के आविष्कार किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, डायनामाइट। इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किए थे और नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। अभी कल ही नोबेल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। फिर इसके बाद आता है, ये कल का क्वेश्चन है यूपी पुलिस का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वायुमंडल में के ऊर्ध्वपातन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन क्रिया को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है संवहन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। और 1028 सूक्त है, आपको इसको याद करना है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5वें में बताना है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो ये रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। रामायण के रचयिता वेद व्यास हैं। ये जो कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है रामायण को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्रेफाइट डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप है। तो ये किस तत्व के अपरूप है। तो ये कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कार्बन के अपरूप है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताना है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन ये जो कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एल्युमिनियम ये जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। तो होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है हेलो बिड्डू में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, हेलो बिड्डू। ये होयलेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। ये किसको समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। ये कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति शुरू की थी। तो ब्लू वाटर की नीति शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो कि ब्लू वाटर नीति को लागू करने वाला पुर्तगाल का गवर्नर था। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर यही आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये जो कि 1875 में ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पे था। तो ये कौन सा काल था।
ये था कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पे था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कुषाण काल ने पहली बार 175 ईस्वी के बीच भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो कि उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। उस प्राणी का नाम है चमगादड़। चमगादड़ को उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। चमगादड़ दुनिया का मात्र एक स्तनधारी है। तो मात्र ये एक स्तनधारी है जो कि ये उड़ सकता है। इसी को उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो कौन सा विटामिन है कि जो कि मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो विटामिन बी थ्री है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। विटामिन बी थ्री ये जो कि मानव में संश्लेषित किया जाता है। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो नियासिन है। नियासिन या निकोटीमेमाइन है, निकोटीनेमाइड है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। तो कौन सा खनिज है जो कि मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सेबी का पूर्व रूप क्या होगा। तो सेबी का पूर्व रूप क्या होता है, इसका पूर्व रूप होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, एगमार्ग है। एगमार्ग क्या होता है। एगमार्ग खाद्यान्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है। तो खाद्यान्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है एगमार्ग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। तो कौन सी मिट्टी उचित है गेहूं की खेती के लिए। तो दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। दोमट मिट्टी ये जो कि गेहूं खेती के लिए उचित माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बताना है कि यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है। तो बेलग्रेड है, बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। पोलैंड की राजधानी क्या है। तो पोलैंड की राजधानी वारसा है। वारसा पोलैंड की राजधानी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। उसके बाद आता है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है। तो बुडापेस्ट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि डिगाओ गार्सिया यहाँ स्थित है। तो डिगाओ गार्सिया कहाँ स्थित है। तो डिगाओ गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। हिंद महासागर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है। तो मुंडा भाषा समूह ये किससे संबंधित है। तो ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। इसमें जो है भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं, मुंडा भाषा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है। तो किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा।
ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित से निकलती है, ये कहाँ से है? तो ये तिब्बत से है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो कि भारत से बाहर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताना है कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद ये आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक यानी कि 21 महीने की अवधि तक आपातकाल की घोषणा किया गया था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है बहादुरी के लिए दिया जाता है? तो भारत में ये दिया जाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ये 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी इसमें बताना है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक किताब है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इस्माइल मार्चेंट के द्वारा, इस्माइल मार्चेंट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इस्माइल मार्चेंट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सी वाला राइट होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ये कौन सा संविधान होगा? तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किससे लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। इसमें दिया गया है कि आयरिश आयरिश या आयरलैंड ये नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है? तो कथक। कथक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसमें से एक कथक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुरादाबाद को। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत बताना है कौन सा है? तो आल्हा। आल्हा ये जो कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है?
तो कौन सा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ये राजस्थान है, राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, राजस्थान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन से जानवर का चित्र अंकित है? इसमें मछली है, मछली है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, मछली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे स्थित है? ये फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, फर्रुखाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया था बी आर लालिताम्बिका को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ पे आयोजित किया गया है दिसंबर 2023 में? ये किया गया था केरल में, केरल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, केरल में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र बल में एडिड डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? एडेड डी कैंप बनाने वाली भारतीय सशस्त्र बल में पहली महिला अधिकारी कौन है? ये कौन बनी है? ये बनी है मनीषा पाढ़ी, मनीषा पाढ़ी बनी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ए वाला राइट होगा, मनीषा पाढ़ी। फिर इसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख सकते हैं ये 3 है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसमें पहला दिया गया है कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? ये किसके रूप में जाना जाता है? ये चालन के रूप में जाना जाता है, चालन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चालन के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों फ्रैंक विटली द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक विटली के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? ये जेट इंजन के आविष्कार किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जेट इंजन के आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है इसमें? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है, चांदी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चांदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि जातक कथाएं संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का कहानी का वर्णन किया गया है जातक कथाओं में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि ये जो कि रामायण के रचयिता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वाल्मीकि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कक्षीय तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा तत्व है? तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ब्रोमीन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है CH3COO CH2CH3 का सूत्र क्या होगा? ये एथिल एंथोनोएट है, एथिल एंथोनोएट है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, एथिल एंथोनोएट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो किसका प्रयोग किया गया है?
तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे। जो छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे, तो ये भोसले घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, भोसले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये किशोर मोहंत गांगुली थे, किशोर मोहंत गांगुली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर ये किस स्थान पे निर्मित है, तो ये कोणार्क में है, कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। कोणार्क कहाँ पड़ता है, तो कोणार्क ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। इसको गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1236 से लेकर के 1264 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ये स्प्लेनिकोलॉजी, स्प्लेनिकोलॉजी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जब खाने में लंबे समय तक रही हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। इसमें रात्रि अंधत्व की बीमारी होती है, रात्रि अंधत्व की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य ये किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है, केरल का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, केरल का है मोहिनी अट्टम, जो कि कथक कली से अधिक प्राचीन है ये मोहिनी अट्टम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। RERA शब्द का पूर्ण रूप इसमें बताना है क्या होगा। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका पूर्ण रूप होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि जायद फसल के मौसम किस मौसम के दौरान होती है। ये किस मौसम के दौरान होता है जायद फसल, ये ग्रीष्म मौसम के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ग्रीष्म मौसम के दौरान होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, ये है उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उपोष्ण कटिबंध है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं। तो पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं, तो ये विषुवत रेखा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विषुवत रेखा प्रदेश में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल फैले हैं, तो ये कहाँ पे है,
तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो कि हैदराबाद शहर से होकर बहती है, तो ये मूसी नदी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, मूसी नदी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पे बनाई गई है। तो ये बनाया गया है नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कृष्णा नदी पे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट, बी वाला राइट होगा, 7 अप्रैल को, जो कि ये WHO के द्वारा ये मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो पुस्तक देवदास के लेखक को बताना है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये पुस्तक देवदास के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष को बताना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू ये जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आप कमेंट करके बताइए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष को बताना है कौन थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। ये कहा गया है अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 48A में कहा गया है। आइए देखते हैं इसमें अनुच्छेद 48A दिया गया है, अनुच्छेद 48A में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो 915 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 915 हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ये हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वाराणसी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मदन मोहन मालवीय ये 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक संपादन मदन मोहन मालवीय थे हिंदुस्तान के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो दूसरी राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है। उर्दू है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, उर्दू है। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली बार राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। फिर उसके बाद 1989 अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में दूसरी राज्य भाषा के रूप में जोड़ा गया था।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण में से एक नहीं है। तो चयन प्रक्रिया के चरण में से एक नहीं है ये यूपी पुलिस विभाग के, तो ये है भाषा प्रशिक्षण। भाषा प्रशिक्षण ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। जबकि शारीरिक प्रशिक्षण है यूपी पुलिस विभाग में, शैक्षिक प्रशिक्षण है और आयु पात्रता है, ये तीनों है, भाषा प्रशिक्षण नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पोटास की कमी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में किसने क्लासिकल इंपीरियल नामक जहाज लॉन्च किया है। तो क्लासिकल इंपीरियल नामक जहाज ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश के द्वारा रखा गया है। तो ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, म्यांमार के द्वारा रखा गया था। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा रखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण ये कहाँ पे किया गया है। तो ये हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, हरियाणा में किया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग मॉडल पेपर 3 तक ही देखेंगे, इसके आगे हम लोग चौथे मॉडल पेपर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।